जिसका टॉपिक है कि आयुर्वेद को, आपने आयुर्वेद को नहीं चुना है बल्कि आयुर्वेद ने आपको चुना है। आप सभी को उस बात का गर्व करना चाहिए कि आप आयुर्वेद फील्ड में हो, आप सभी भविष्य के वैद्य हो। तो सर से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सर व्हाट इज आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू यू सर? यस, सबसे पहले कुछ 4 पंक्तियां बोलता हूँ। जी सर। हाँ, उससे हम स्टार्ट करेंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर चरक की बेचे बस ये वैद्य समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये कुमार विश्वास की 4 लाइनें हैं, मैंने मेरे अपनी बात में बताई है। कहने का आशय इतना ही है कि हमने आयुर्वेद को नहीं चूज किया हुआ है, आयुर्वेद ने हमको चूज किया है। व्याख्या तो सरल सी है आयुर्वेद की, हम सब जानते हैं कि आयुष्य वेदाः आयुर्वेदाः या हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। लेकिन इसको मैं अलग एंगल से आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद सिर्फ एक पैथी नहीं है, आयुर्वेद एक लाइव शास्त्र है। एक जिंदगी कैसे जी जानी चाहिए इसका एक मूर्तिमंत उदाहरण मतलब आयुर्वेद है। जापानीज में अगर आप जाओगे तो जापानीज की एक बुक आती है इकिगाई करके। इकिगाई मीन्स पर्पज ऑफ लाइफ। जी सर। तो जो पर्पज ऑफ लाइफ आपको देता है ना, वो आयुर्वेद है। जो धर्म क्या है वो सिखाता है, अर्थ पैसे कैसे कमाना है वो सिखाता है, काम आनंद की प्राप्ति कैसे करनी वो सिखाता है, मोक्ष यानी कि डिवाइन हैप्पीनेस कैसे मिलाना है, हर एक चीज वो आयुर्वेद में दी हुई है। तो वो आयुर्वेद है। सर आपका नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है, सभी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मयूर सुराना सर है वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? सर आपका आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है लेकिन वीडियो में थोड़ा तकलीफ आ रही है। वीडियो के लिए क्या करना होता है बताओ, कुछ है क्या अलग से सर उसका? वीडियो तो नहीं, सिर्फ नेटवर्क कम होता है तब वीडियो नहीं दिखाई देता, आवाज आती है। नेटवर्क तो अच्छा है यार, आवाज कुछ अलग से नहीं क्लिक करना पड़ता ना? आपकी आवाज एकदम ना ऐसा कुछ नहीं है सर। सर आप थोड़ा मतलब इंटरनेट है, वरना मैं आपको वापस ज्वाइन करता हूँ। एक बार आप लेफ्ट हो जाइए, वापस ज्वाइन करता हूँ। तो आपके इंटरनेट है वो फ्लाइट मोड करके वापस स्टार्ट कर दीजिए, तो इंटरनेट नेटवर्क बराबर पकड़ जाएगा। ओके, लेफ्ट। कभी कभी ये तकलीफ आती है, ये कॉमन है सर। ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था इसलिए सर को लेफ्ट होना पड़ा, लेकिन हम सर को अभी वापस ऐड करेंगे थोड़ी देर में। और आप सभी इसके मतलब ये सेशन के साथ जुड़े रहेंगे सर के साथ, और आपके जो भी क्वेश्चन हो आयुर्वेद के रिलेटेड वो सभी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं ये टॉपिक है उसको पिन कर देता हूँ, तब तक मैं भूल गया सर की बातें सुनकर, ये अभी पिन हो गया। You have not chosen आयुर्वेद, आयुर्वेद has chosen you. Be proud of you. हमें सभी को प्राउड होना चाहिए कि हम आयुर्वेद फील्ड में हैं, जो 5000 साल पुरानी हमारे देश की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई। अभी सर को ऐड कर रहे हैं, सर का रिक्वेस्ट आ गया है। अभी सर ऐड होने वाले हैं, थोड़ी देर, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। आ गए सर। अभी दिख रहा है हेमंत? वीडियो दिख सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है लेकिन आपका आवाज आ रहा है, आवाज सभी को सुनाई दे रहा है। चलो 2 मिनट देखते हैं, आया तो आया वीडियो, नहीं तो फिर ऐसे ही बोलता हूँ। सर आपकी आवाज से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा सभी को। सर आप स्टार्ट कर दीजिए सर। ओके सर फर्स्ट मेरा क्वेश्चन जो नए जुड़े उनके लिए बता देता हूँ कि व्हाट इज आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू यू सर? ओके, तो मैंने जैसे कि पहले 4 पंक्तियां बताई थी, अभी वो फिर से नहीं बताता हूँ, अभी सिर्फ आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि आयुष्य वेदा आयुर्वेद, ये आप जानते हैं कि आयुष्य मतलब लाइफ, हाउ टू लिव अ टोटल लाइफ, फुल कॉन्शियसनेस की लाइफ, 100% अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ कैसे करना है, ये आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है, सिर्फ दवाई देना, पंचकर्म करना, ये आयुर्वेद नहीं है। तो हर एक जिंदगी का एस्पेक्ट, छोटे से छोटी चीज, वो उसको कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, वो हर एक चीज आयुर्वेद सिखाता है, हर एक चीज चरक सिखाता है। इसलिए वो उसको भगवान की श्रेणी में कहा गया है। हम चरक बोलते हैं, वाग्भट बोलते हैं, ये भी गलत है। उसको चरक भगवान, भगवान चरक, भगवान वाग्भट, इस शब्दों में उनका वर्णन हमेशा होना चाहिए। जी सर। ओके,
हाँ, एक वो बात बताना आपको रहेगा कि पर्पज ऑफ लाइफ, ये अभी जापानीज लोग जो सबसे ज्यादा जीते हैं ना, उनका कुछ आइलैंड्स है जहाँ पे उनका लाइफस्टाइल है 120 ईयर्स, अच्छा। 130 साल। वो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उनके और वैसे जीते हैं उधर। तो उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स अगर हम देखेंगे तो वो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। आप एक बुक पढ़िएगा, इकिगाई नाम अच्छा। करके है। तो इकिगाई और कुछ नहीं बल्कि पर्पज जी ऑफ सर। लाइफ है। और ये बाकी कुछ नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, जिसके अलग अलग मेथड्स पूरे चरक संहिता में दिए हुए हैं। जी सर। सर तो हाँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिवाइन वैद्य? डिवाइन वैद्य जो हाँ। दिव्य वैद्य है हम किसे कह सकते हैं सर? हाँ, तो इसके पहले तो आपको रेफरेंसेस बता देता हूँ कि ये डिवाइन वैद्य संकल्पना क्या है। कि भगवान सुश्रुत कहते हैं सूत्रस्थान 25 अध्याय में कि मातरम पितरम पुत्रान बांधवान अपि चातुराः और स अपि एतानि अभिशंकेत वैद्य विश्वासम एति च पुत्रवद एव एनम पालयेद आतुरम भिषक। मतलब माता पिता ये सबके ऊपर भी एक आतुर अपना भरोसा छोड़ देता है, लेकिन पूरा विश्वास अपने वैद्य पर डाल देता है। इसलिए ये वैद्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको एक पेशेंट करके न ट्रीट करे, उसको एक कस्टमर करके ट्रीट न करे, बल्कि उसको अपने पुत्र की तरह प्रेम करे। पुत्रवम पालयेद आतुरम भिषक, जैसे मुन्ना भाई पिक्चर आपने देखा है ना, तो उसमें कंसेप्ट ही वही है कि हक करो। हक करना मतलब क्या है कि उससे प्यार करना, पेशेंट के साथ जुड़ाव होना चाहिए अपना, सिर्फ उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना, ये कोई वैद्यत्व नहीं है। तो वैद्यत्व एक मैत्री भाव, करुणा भाव आप में यदि होगा तो ही आप वैद्य हो। इतना नोबेल प्रोफेशन हमें मिला है और उसके साथ हम सिर्फ पैसा कमाने का उसे जरिया समझ रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। भगवान चरक कहते हैं कि कुर्वते ये तो वृत्त्यर्थम चिकित्सा पन्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशि पांशु राशि उपासते। कि मेरे पास सोना है, चरक का हर एक सूत्र अपने आप में एक सोना है, और वो छोड़ के अगर तुम मुझसे मिट्टी उठा रहे हो, सिर्फ मुझसे सिर्फ दवाइयां उठा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। मेरे पास देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो आप मुझसे वो चीजें लो, वो चीजें सीखो, तो आप एक ना ही अच्छे इंसान बनोगे बल्कि एक अलग श्रेणी के वैद्य बन जाओगे। जी सर। यस सर तो अभी स्टूडेंट है बहुत सारे जुड़े हुए हैं इस, हाँ। तो उन्हें अभी आयुर्वेद के प्रति इतना प्रेम नहीं है। बराबर। तो मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या कारण है सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसके कुछ कारण बता देता हूँ और कुछ के उपाय भी बता देता हूँ साथ ही साथ में। पहला है कि हमारा सिलेबस प्रॉपर नहीं है, कि जिस प्रकार से जी सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जैसे सब्जेक्ट्स चाहिए वो नहीं है। संहिता के ऊपर जितना बेस होना चाहिए वो संहिता निकाल दी गई है सिलेबस में से, या अलग अलग उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं किया गया है। पूर्व फर्स्ट ईयर में कुछ अलग संहिता, सेकंड ईयर में कुछ अलग संहिता, इस प्रकार से है। मॉडर्न का ज्यादा हम इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं हर एक चीज से, हमारा जो अस्तित्व है वही हम खो रहे हैं। हर एक चीज को मॉडर्न के एंगल से देखते हैं और तभी उसको सच मान के चलते हैं। कोई चीज अगर मॉडर्न के इसमें प्रूव नहीं होती तो हम उसको गलत मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी भगवान चरक ने बताया है कि किसी को पालित्य हो रहा है ना, कि बाल सफेद हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुख लेप लगाओ आप। मुख पे लेप लगाने से भी बालों सर के बाल काले हो सकते हैं। हम ये मानेंगे ये बात? हम मानते ही नहीं ये बात। हम सोचेंगे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम सोचेंगे ये अगर प्रूव हुआ, कब किसी अंग्रेज ने ये बात प्रूव की तो उसके बाद हम मानेंगे इस बात। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरा, ये नाम ही नहीं रहा। पहले ही कहता है वाग्भट कि परम आदर रखो मुझे। परम आदर मतलब क्या? सुपरलेटिव रिस्पेक्ट। ऐसा रिस्पेक्ट कि आपका वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है। अगर वो ऋषि है, अगर वो आप्त है, तो उन्होंने बताई हुई हर बात सही है, इसमें कोई शंका के लिए जगह ही नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम उसे समझ नहीं पाते। कम से कम उस पर श्रद्धा तो रखो 100%। अगर श्रद्धा भी रखी आपने तो भी वो आपको सब कुछ देगा। ये इसका हो गया। फिर टीचर्स का भी कुछ इसमें गलतियां है कि टीचर्स, मैं सबको नाम नहीं रखा हूं, लेकिन 60-70% टीचर्स ही आउटडेटेड है। आउटडेटेड मतलब क्या? उन्होंने अपना वर्जन मॉडिफाई नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है खुद को। बहुत सारे टीचर्स जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो अपने सही से बता नहीं पाते। और जो प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हैं वो टीचर्स नहीं है, वो सिखा नहीं रहे कॉलेजेस में, तो इसकी वजह से भी ड्रॉबैक है बहुत सारा। तीसरा जो है, स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है। जो स्टूडेंट्स आयुर्वेद में आ रहे हैं वो डिप्रेशन से आ रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिला और इसलिए आयुर्वेद में आ गए, जबकि उनको इस बात का प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि यू हैव नॉट चोजन आयुर्वेद, आयुर्वेद हैज चोजन यू। यही आज का हमारा टॉपिक है। तो ये डिप्रेशन पहले तो निकाल दो। भगवान कृष्ण अध्याय में क्लैब्यम मास्म गमः पात त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप,
यानी कि क्या, तेरे अंदर जो एक क्लीबता आ गई है, डिप्रेशन आ गया है कि तू अपने सामने जो आपके इष्ट है अपने, उसके साथ कैसे लड़ूंगा, ये जो तेरे साथ प्रश्न आ गया है उसको तुम निकाल दो अंदर से, वो दौर्बल्य भाव को निकाल दे, तो ही तू लड़ पाएगा। ठीक उसी तरह अपने अंदर दौर्बल्य, अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा, मैं आयुर्वेद तो मुझे समझ में नहीं आता, संस्कृत मुझे समझ में नहीं आता, आयुर्वेद में कुछ दम रखा हुआ नहीं है, इस प्रकार के हमारी निगेटिव टॉक्स है, निगेटिव बिलीफ सिस्टम है, पहले उसे हमें तोड़ना होगा, तो आयुर्वेद हमें सब कुछ देगा। सो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ लिविंग द प्रिंसिपल स्टेटेड इन आयुर्वेद। हम चरक को मानते हैं लेकिन चरक की नहीं मानते। चरक पर निरूपण करने वाले बहुत लोग हैं आज, चरक के ऊपर रट्टा मारकर बोलने वाले बहुत लोग हैं, श्लोकों के श्लोक पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चरक ने बताई हुई बातें अपनी लाइफ में उतारने वाले कौन है? हार्डली, बहुत कम लोग होंगे। ऐसा सिंपल सिंपल चीजें है चरक ने बताई हुई। काल भोजनम आरोग्य करा नाम, तो सही समय पर खाना खाना ये आरोग्य का सबसे बड़ा कारण है। हम सही समय पर खाना खा रहे हैं? नहीं खा रहे। अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम वाता, सिर्फ अभ्यंग कीजिए रोज, उससे भी कितनी चीजें सॉल्व होगी। ऐसी कम से कम 1000 विधान होंगे जो हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें से कम 10 भी किए तो भी हमारी जीवन जन्नत के जैसा बन जाएगा। तो उसको फॉलो करना है। फॉलो कब करेंगे? जब बिलीफ स्ट्रांग होगा, जब हम मान के चलेंगे कि इससे बड़ा और कोई है ही नहीं दुनिया में, चरक इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जब हम ऐसा मानेंगे तो वो जो बता पा रहा है वो समझ पाएंगे और वो कर पाएंगे, और जब वो वैसा कर पाएंगे हम, तो फिर पेशेंट को बोल पाएंगे वैसा, और वैसा रिजल्ट भी मिलेगा। वो गांधी जी का एग्जाम्पल पता होगा आपको कि गांधी जी के पास एक बच्चा आया था, उसकी माँ उसको लेकर आई थी, और वो माँ कहती है कि ये गुड़ नहीं खाता है, ये गुड़ बहुत खाता है, तो आप इसको बोलो कुछ जैगरी कम करने के लिए। तो गांधी जी बोलते 3 दिन के बाद इसे लेके आओ, फिर मैं बताऊंगा। तो 3 दिन के बाद आते हैं वो लेके, तो गांधी जी बोलते कि बेटा तू गुड़ खाना छोड़ दे। तो माँ हैरान होती है सुनकर कि ये तो बात आप पहले भी बता सकते थे, आप क्यों बता रहे हो? तो गांधी जी ने बताया कि मैं भी गुड़ खा रहा था, पहले मैंने खुद अप्लाई किया, 3 दिन मैंने गुड़ खाना बंद किया खुद होके, अब मुझे ये अधिकार मिला है कि मैं दूसरे को बता सकता हूँ। ठीक उसी तरह आप चरक को पहले जब फॉलो करोगे, अपने लाइफ में उसे उतारोगे, तब जब आपको पेशेंट को आप बात पहुंचाओगे, बोलोगे, तो वो उसका रिजल्ट आएगा। आप खुद अभ्यंग करो और फिर पेशेंट को बोलो अभ्यंग कीजिए, तो वो फॉलो भी करेगा और उसको रिजल्ट भी मिलेगा। तो पहला चीज है बिलीफ एंड फॉलोइंग योरसेल्फ, एंड देन इट इज इम्प्लीमेंटेशन। ओके जी सर। हाँ सर, एक शिल्पा हीर करके स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि स्टूडेंट है वो आयुर्वेद से ज्यादा मॉडर्न को इजी समझते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भाषा अलग अलग है, जैसे संस्कृत सीखना पड़ता है आयुर्वेद को समझने के लिए, कोई टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इसलिए आयुर्वेद सीखने में थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, अभी इसकी बहुत सारे उत्तर है। अभी ये एक ही टॉपिक 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन 5 मिनट में बताता हूँ कि देखो, वाग्भट की जो शैली है ना बताने की, अगर आप वाग्भट पढ़ोगे या हेमाद्रि की टीका पढ़ोगे, तो वो वर्केबल संस्कृत, जिसको इजी भाषा में आपको संस्कृत का कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा, उतना भी आपने समझ लिया तो वो संस्कृत आपको समझ में आएगी। इस वर्केबल संस्कृत, जैसा भी देखो, हम लोगों में से बहुत लोगों को हिंदी नहीं आता होगा या पहले से नहीं आता था, तो हम लोग पिक्चर शाहरुख खान की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या जो भी कुछ है, तो हमने ऐसा कोई व्याकरण से सीखा नहीं उसे कि मैं मतलब सर्वनाम, प्यार मतलब विशेषण, करता हूँ मतलब कोई अलग, ऐसा व्याकरण से तो नहीं सीखा है उसे, तो उसे सुन सुन के आ गया है। ठीक वैसे ही आयुर्वेद को पढ़ पढ़ के, पारायण करने से, टीका पढ़ने से भी वो वर्केबल संस्कृत आ जाता है हमें। उसके लिए कुछ पूरा व्याकरण की आवश्यकता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन है। मेरे जो गुरुजी है ऋषिकेश मेहत्रे, उनका एक मिक्स क्लाउड करके ये है वेबसाइट है, उसके ऊपर वो लेक्चर्स डालते रहते हैं कि इसको कैसे समझा जाए, तो आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा, मिक्स क्लाउड ऋषिकेश मेहत्रे करके, उसमें भी आपको समझने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। और बाकी आपका जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आगे के इसमें मिलेगा ही आपको। अच्छा सर, तो मॉडर्न एलोपैथी है वो इंस्टेंट रिलीफ देती है, तो क्या आयुर्वेद भी इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है सर? हाँ, ये भी अभी बहुत बड़ी बात है। अभी अगर आप रेफरेंस देखोगे ना अष्टांग हृदय का, अष्टांग संग्रह का, तो वो बोलते हैं प्रायः करोति अहोरात्रात्, मतलब आयुर्वेद की दवा कितने दिन में काम करनी चाहिए? 1 दिन के अंदर। यदि आपका डायग्नोसिस परफेक्ट है तो 1 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। पूरी बीमारी ठीक नहीं होगी लेकिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा 1 दिन में। उसके लिए उसने कारण भी बताया कि किम गुणेन प्रकोपिता वायु, सपोज वात प्रकोप हुआ है तो किस गुण से प्रकोपित हुआ है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करते आया, रुक्ष गुण से प्रकोप है, शीत गुण से प्रकोप है, तो उसके विपरीत औषध अगर आप यूज करते हो स्निग्ध उष्ण गुण की, तो आशु सिद्धि संपद्यते, आशु मतलब फास्ट, विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट मिल सकता है। उतना डायग्नोसिस आपका एक्यूरेट अगर होता है तो। एक
सिंपल एग्जांपल भी आपको बता दूं मैं, आप प्रैक्टिस में भी ये यूज कर सकते हो कि हर एक रस का एक विपरीत रस बताया गया है। जैसे मधुर का विपरीत रस कटु रस है, अम्ल का तिक्त है, लवण का कषाय है। जी सर। तो आप आपके रिलेटिव्स में देखो, आपने इसमें देखो कि किसका कौन से रस का कौन से सेवन करता है। चावल ज्यादा खाता है, चॉकलेट ज्यादा खाता है, ऐसा आदि आदि चीजें हैं। तो उसके कारण उसके शरीर में कफ का प्रकोप होने ही वाला है, बराबर है। तो उसका कुछ लक्षण निर्माण होते होंगे, आलस्य होता होगा, सुस्ती होती होगी, अग्निमांद्य होता होगा। तो अष्टांग संग्रहकार वाग्भट क्या कहते हैं, मधुर का विपरीत रस कटु है, आप कटु यूज करो उसमें, शुंठी दे दीजिए, चित्रक दे दीजिए, उसको व्यानोदान गर्म पानी से दे दीजिए, या खाते वक्त उसकी चटनी बनाकर कटु रस का कुछ दे दीजिए। तो आप देखोगे कि उसमें रिजल्ट आएगा, कफ प्रकोप कम होने लग जाएगा, आलस्य सुस्ती कम होने लग जाएगी। ऐसे छोटे छोटे चीजों में भी आयुर्वेद आप ढूंढ सकते हो। जी सर। और तो और हर एक चीज, अगर पेन से हम देखते हैं ना, पेन भी हम एक पकड़ के चले, अपने को लगता है कि पेन आयुर्वेद में सिर्फ पुराने बीमारियों का ही इलाज आयुर्वेद में है। ऐसा बहुत सारा कॉमन नोशन पब्लिक में भी है और हम वैद्यों में भी है। नमस्ते दोस्तों, हम वापस लाइव हेल्थ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उस आगे वाले सेशन का वीडियो IGTV पे सेव कर दिया है, आप ये वीडियो देखें, उससे पहले वो वीडियो देख लीजिए जरूर। और अभी हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। उस सेशन में हमने व्हाट इज आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू सर, हु इज डिवाइन वैद्य, व्हाई स्टूडेंट आर नॉट लविंग आयुर्वेद, और कैन आयुर्वेद गिव इंस्टेंट रिलीफ, बहुत सारे टॉपिक पे बातें की है। अभी इस सेशन में हम डॉक्टर मयूर सुराणा को ऐड करने जा रहे हैं। नेटवर्क इश्यू के कारण बीच में स्टॉप हो गया था, अभी सर को ऐड करते हैं। नेटवर्क की कभी कभी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम सुबह में करते हैं सेशन, लेकिन सुबह में भी ये तकलीफ आ गई आज। सर यस, नमस्ते, आप दिखाई दे रहे हो अभी? फाइनली दर्शन हो गए आपके भी। सर अभी तक ऐसे लग रहा था कि मैं पेप टॉक ही सुन रहा हूँ आपकी, लेकिन अभी आप दिखाई दे रहे हैं, सभी को भी दिखा देंगे। ओके सर, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आयुर्वेद जो है वो इंस्टेंट रिलीफ करता है या नहीं, उसके बारे में बात। आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर, आवाज आ रहा है आपका। हाँ, तो क्या पूछा आपने? सर मैंने पूछा ये कि जैसे मॉडर्न एलोपैथी की इंस्टेंट रिलीफ होती है सभी मेडिसिन में, तो आयुर्वेद क्या वो आयुर्वेद से भी इंस्टेंट रिलीफ कर सकते हैं हम? देखो, अब इसका एक अलग तरीके से जवाब देता हूं। एक श्लोक है, यस्य कस्य तरोह मूलम येन केनपि मिश्रितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। मतलब क्या कि कोई भी दो तीन चीजें उठा ली, यस्य कस्य तरोह मूलम, कोई भी दो तीन पौधे उठा लिए, पाउडर उसकी मिक्स कर दी, ये न केनपि मिश्रितम, कैसा भी उसको मिक्स कर दिया, यस्मै कस्मै प्रदातव्यम, उसको कभी भी कौन से भी समय में दे दिया, और उसको बोला कि यार तुझे रिजल्ट मिल जाएगा इससे। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है? इदम एव औषधम, यही दवा है। अस्मिन काले एव दत्तम, इसी काल पे देना है। एवं एतद भविष्यति, और 100% आप बोल सकोगे कि ऐसा ही होगा, इतने ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना आप श्योर शॉट बोल सकते हो अगर आपका निदान संप्राप्ति अच्छी हो तो। जैसे अभी कुछ उदाहरण भी आपको देता हूं। जैसे अर्श का पेशेंट है, तो अर्श के पेशेंट में बहुत बार मल विबंध भी होता है, रक्त का विबंध होता है, रक्त का प्रवर्तन नहीं होता है, मल का अनुलोमन नहीं होता है ठीक से, और पेन होता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा शूल होता है गुद प्रदेश में। तो चरक वाग्भट ने बताया कि दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकेकेन हंति रुजा पाठा संयुक्ता। तो पाठा के साथ धमासा का मिश्रण, पाठा और धमासा, ये जो कॉम्बिनेशन बताया उन्होंने, तो वो रुजा हरण करने में, शूल शमन करने में अग्रणी औषध है। अगर उसको आप अपान काल में या समान काल में पाठा और धमासा देते हो अर्श के पेशेंट को, तो विद इन 3 आवर्स, विद इन 5 आवर्स उसका पेन कम हो जाता है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन से तक नहीं होता है। तो आपका डायग्नोसिस उतना परफेक्ट होना चाहिए और उतना आपका अध्ययन होना चाहिए हर एक जगह पर। अगर आप शूल का भी रेफरेंस निकालो ना, तो हर एक व्याधि में शूल का रेफरेंस दिया हुआ है कि ज्वर में शूल की अवस्था आई तो क्या, रक्तपित्त में शूल की अवस्था आई तो क्या, गुल्म में शूल की अवस्था आई तो क्या। अभी ऐसा तो थोड़ी है कि महर्षि के पास भी पेशेंट जाते होंगे उस जमाने में, तो वो ऐसा थोड़ी बोलते होंगे कि मेरे पास शूल की दवाई नहीं है, आप 10 दिन के बाद आना। तो इंस्टेंट पेन रिलीवर उस टाइम में भी थे, उस टाइम में भी जरूरत थी, तो ऐसे देते थे वो भी, महर्षि तो देते ही थे वैसी चीजें। तो ऐसी सब चीजें हैं हमारे पास भी।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आयुर्वेद से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनको कैसे मोटिवेट रहना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पहले भी बताया कि पहले तो आप डिप्रेशन मन से निकाल दो, क्लेद निकाल दो कि मैं आयुर्वेद में क्यों आया हूं। उस रोज भगवान को 10-10 बार शुक्रिया अदा करो कि आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन मी आयुर्वेद, आयुर्वेद हैज बीन चोजन बाय मी। ऐसे प्रकार से उसको पहले तो धन्यवाद दो, क्योंकि ये जन्मों जन्म का भाग्य लगता है जब आपको चरक आयुर्वेद मिलता है। ये कोई एड़ा गेड़ा नत्थु खेरे का काम नहीं है। लेकिन आप अगर आपको जी दिए सर। हुए गिफ्ट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये सबसे बड़ी तौहीन होगी, चरक की सबसे बड़ी तौहीन होगी आपको दिए हुए गिफ्ट की। तो आपको गिफ्ट मिला है, पहले ये मानो। ये जब आप मानोगे तो उसके ऊपर श्रद्धा रखोगे, तो पहले उसके ऊपर मानो फिर श्रद्धा रखो। जब ये दो चीज आप कर लोगे तो उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी कि आप उसका अध्ययन करने लग जाओ, फिर आप उसे पढ़ोगे, उसको एंजॉय करोगे। और फिर आपको संस्कृत जो है वो कोई भूत की तरह, राक्षस की तरह नहीं दिखाई देगा। फिर वो आपको धीरे धीरे अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएगी। और फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा आगे की कैसे चरक के साथ जुड़ना है, कैसे आयुर्वेद के साथ जुड़ना है। वो धीरे तो धीरे चीजें आपको समझते चली फर्स्ट जाएगी। ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं आयुर्वेद के साथ, तो उनको बिल्कुल। ये बहुत तकलीफ होती है, वो डर जाते हैं कि कहाँ पे आ गया, क्या पढ़ना है, ये किताबों में क्या लिखा बराबर है, है। उनको कुछ समझ नहीं राइट आता राइट। है। तो उनके लिए दो सिंपल चीजें बता देता हूँ। पहले आप पहले क्या करो, पहले तो ये आ गया, विश्वास है आयुर्वेद पे, श्रद्धा है, वो पहले मान लो। उसके बाद ही आगे की चीज आएगी। पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा बताया गया भगवत गीता में। जी श्रद्धा है सर। तो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहले श्रद्धा रखो, फेथ रखो खुद पे भी, चरक पे भी, कि आपके पास जो मिला है वो डिवाइन है। उसके बाद आपको क्या करना है, पारायण करना है। पारायण मतलब क्या, आपको सिर्फ रोज 4 अध्याय पढ़ने हैं आपकी संहिता के, और वो भी सिर्फ श्लोक पढ़ने हैं, उसका अर्थ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। श्लोक आपको जैसा आता होगा वैसा पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट संस्कृति आनी चाहिए। जी म्यूजिक में आता होगा तो म्यूजिक में पढ़ो, जैसे हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चे यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। इस प्रकार से आता होगा तो सबसे अच्छा, नहीं आता होगा तो जैसा आता है वैसे पढ़ो। लेकिन सिर्फ श्लोक पढ़ो, सिर्फ पढ़ने मात्र से इतना परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि हर एक श्लोक के पीछे वो चरक की, सुश्रुत की एक साधना है। उन्होंने जो साधना की है, सालों की, वर्षों की जो तपस्या की है, उसके बाद वो श्लोक लिखा है बाहर। तो वो श्लोक के पीछे भी उसका साधना है, उसका एनर्जी सिस्टम काम करता है। तो जब हम वो श्लोक पढ़ते हैं तो उसके साथ भी हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये जो हमारे संस्कृत के जो शब्द है ना, एक एक शब्द, एक एक श श स, वो एक एक अपने आप में एक मेडिसिन है। उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अलग अलग तरीके से वाइब्रेशंस होते हैं शरीर के अंदर। जैसे जीभ को तालू से जब हम टच करते हैं तो अपने आप पिट्यूटरी पाइनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। जब ओठों का संकुचन होता है तो अपने आप थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ऐसा बहुत अलग अलग शास्त्र है। वो श्लोक को पढ़ने मात्र से भी अपने आप में एनर्जी, पॉजिटिविटी आने लग जाती है। तो आप पारायण इस तरह से पहला करो। और दूसरा बहुत ही खूबसूरत चीज है, आप अगर पारायण भी नहीं करना चाहते हो तो ये चीज करो। शायद आपको ये चीज चाइल्डिश लगेगी, लेकिन ये चीज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही साइंटिफिक है। आपको रोज रात में सोते वक्त चरक को लेना है और हक करना है। और आपका जी कोई भी सर। फेवरेट गाना जो है वो लगा देना है। जैसे मान लो आपका फेवरेट गाना है तू ही हकीकत, तू ही हकीकत खाब तू, इस प्रकार से वो गाना लगाना है और वो लिरिक्स के ऊपर चरक को फील। सर मैं ऐसे पूछ रहा हुआ था कि स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट रहना चाहिए आयुर्वेद के साथ, हम्म। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, अच्छा, हाँ, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए। बराबर है। मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एक पहले तो रहता है एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब कोई जी आपको सर। पुश कर रहा है, जैसे अभी मैं हो गया, हेमंत सर हो गए, आपको अलग अलग तरीके से पुश कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ दिन तक ही टिकता है। लेकिन सबसे बड़ा होता है आईएमएस, इंटरनल मोटिवेशन सिस्टम। जब तक वो आईएमएस नहीं आएगा अंदर से, तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो जी आईएमएस सर। आने के लिए कुछ फंडे हैं, कुछ टेक्निक्स है जो हमने डिवाइन वैद्यत्व करके ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। उसमें हम वो सब सिखाते हैं कि मोटिवेशन कैसे करने का है, अच्छा। ब्राह्मण मुहूर्त पे लगातार कैसे उठना है, चरक को हक कैसे करना है, परक का पारायण कैसे करना है, फिर अलग अलग कल्प जो है उसका अध्ययन कैसे करना है। इस तरह से हम कंटिन्यूअस फ्लो में रहते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात देखो, ये जो बात है ना मेरी, आप अच्छे से समझ लेना कि श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और बहुत सारे योग बताए, लेकिन 3 ये इंपॉर्टेंट योग है। योग का मतलब क्या? नॉलेज, या योग का मतलब हो गया मोक्ष। ऐसी कोई भी मेथोडोलॉजी जो आपको प्योर नॉलेज तक या अल्टीमेट हैप्पीनेस तक लेके जाती है, उसे योग बोलते हैं, है ना?
तो अभी जी सर। एक हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब कुछ लोग सिर्फ अध्ययन कर कर अलग अलग चीजें सीख कर भी डिविनिटी तक, हैप्पीनेस तक जा सकते हैं। दूसरा हो गया कर्म योग, कुछ लोग सिर्फ अपना काम करते हुए उससे भी मोक्ष तक जा सकते हैं। और तीसरा हो गया भक्ति योग, कुछ लोग सिर्फ श्रद्धा से, नमन करने से, विनम्रता से भी अपनी अब इप्सित को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमें आयुर्वेद में भी दिखता है। बहुत सारे जी आयुर्वेद के सर। प्रकांड पंडित लोग बैठे हुए सिर्फ ज्ञान योग कर रहे हैं, सिर्फ रट्टा मार के रखा है पूरे चरक का, सुश्रुत का। समझ बहुत है उसकी, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे सिर्फ भक्ति करते हैं, जो जिस गुरु के पास जाते हैं उसकी भक्त बन जाएंगे, आप बोलोगे वैसा नमन कर देते हैं, उसके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस में, वो भी गलत है। जी कुछ सर। सिर्फ कर्मयोगी है, चरक पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन आया पेशेंट की दे दो बस्ती, इस प्रकार से भी करते हैं, ये भी गलत है। ऐसे तीनों प्रकार के लोग हमें दिखते हैं। तो एक्चुअल वैद्य कौन है? जो ज्ञान योग भी जानता है, जो चरक को पढ़ा है, चरक चक्रपाणी को भी जानता है, जो पारायण भी करता है, जो भक्ति योग भी जानता है, चरक पर श्रद्धा भी करता है, चरक को हक करके भी सोता है, कर्म योग भी जानता है, पेशेंट्स को भी देखता है और खुद में भी वो एप्लीकेशन करता है। तो जो ये सब कुछ जी जानता सर। है वही सही मायने में वैद्य है, वही सही मायने में डिवाइन वैद्य बन सकता है। तो हमें ऐसा कुछ करना अच्छा। है और हम कुछ ऐसी चीजें उस ग्रुप पे कर रहे हैं डिवाइन वैद्य, और वो करने के बाद जो आनंद मिल रहा है ना, उसको शब्दों में भी बयां नहीं कर पाते, इतना आनंद उससे मिल रहा है। जी सर। तो ये भी फिर से सर तीन आपने। प्रकृति के हिसाब से हाँ है, सर बोलिए। तीन प्रकृति के हिसाब से है। वात प्रकृति वाले कर्म योगी बनते हैं, पित्त प्रकृति वाले ज्ञान योगी बनते हैं, और कर्म कफ प्रकृति वाले क्या भक्त योगी बनते हैं, है ना? जी सर। कर तो हमें क्या करना है अभी? हाँ, हर एक में हर एक का एलिमेंट रहेगा थोड़ा सा। सपोज अभी हेमंत सर है, इनको भक्ति करना ज्यादा पसंद है, तो उनका ज्यादा एस्पेक्ट 70% भक्ति का होगा, लेकिन उनमें अगर 30% ज्ञान योग और कर्म योग भी आ गया तो वो अपने आप में बड़े वैद्य बन जाएंगे। सपोज मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है, तो मुझमें ज्ञान योग ज्यादा है, लेकिन मुझमें एप्लीकेशन कम है, मैं अगर वो उतार नहीं रहा हूं लाइफ में, तो मुझे उस पर ज्यादा काम करना है। ऐसे करके अगर हम हमारे अंदर के तीनों योग का मिश्रण लेके आए, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का, तो हमें आज सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। हर व्यक्ति का ले लीजिए, दुनिया के कौन से भी फील्ड का ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, ज्ञान योग है, क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है। भक्ति योग है, क्रिकेट को ही खुदा मानता है, मानता है। कर्म योग है, कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहा है, उसकी कंटिन्यूस अभ्यास कर रहा है, सब है। जो भी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जी। है वो तीनों योग से ही सक्सेस पा सकता है। जी सर। हम्म। तो वैसे हमें आयुर्वेद में भी ज्ञान योग, भक्ति योग है, और उसका और कर्म कंटिन्यू योग है, अभ्यास करेंगे। तभी कंटिन्यूस जैसे चाहिए, विराट कोहली अभ्यासात प्राप्यते सिद्धि। हाँ, बोलो बोलो। जैसे विराट कोहली जी है वो क्रिकेट में माहिर है, वैसे हम आयुर्वेद में भी आगे माहिर हो सकते हैं। 100% हो सर सकते तो हैं, उसके 100%। लिए, उसके लिए चरक संहिता है, उसका अभ्यास करना जरूरी है। तो उसका अभ्यास कैसे बिल्कुल। करना चाहिए सर? उसके लिए, हाँ उसके बारे में बताइए सर। हाँ, अभी सबसे पहले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर होंगे तो सबसे पहले पारायण करो। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब डिफिकल्ट जा रहा है, सबसे पहले पारायण करो। संस्कृत सिर्फ श्लोक पढ़ो आप, वो संस्कृत जितना आता है उतने में पढ़ो। रोज 4 अध्याय पढ़ो, मतलब 1 महीने में आपकी पूरी संहिता कंप्लीट हो जाएगी, 120 अध्याय। और संकल्प के साथ पढ़ो। जब भी रोज 4 अध्याय पढ़ोगे तो पहले संकल्प बोलना ही, मैं इसे बोलता हूँ कुबेर मुद्रा में करना। ये इस प्रकार की मुद्रा होती है, इसे बोलते हैं कुबेर मुद्रा। तो कुबेर मुद्रा जी में सर। जो भी संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। तो मान लीजिए अभी मैंने ये अष्टांग हृदय लिया है पारायण के लिए। जी तो मैं सर। क्या करूंगा? सुबह जल्दी उठूंगा सनराइज के पहले, फिर ये कुबेर मुद्रा में बैठ जाऊंगा, ध्यान करूंगा और बोलूंगा कि मुझे आयुर्वेद अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। या 31 दिसंबर तक मैं, मेरे हाथ से 100 पेशेंट बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाए, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। जो भी कुछ आपका संकल्प होगा वो इसमें आपको करना है, और उसके बाद में इसको लेना है, फिर एक एक अध्याय को पढ़ते चले जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये सूत्र स्थान लिया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम, रागादि प्रथमोध्याय, रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। इस प्रकार से चलते चले जाना है। अध्याय का ये नहीं पढ़ना है इतिहास माहुरात्रे आदयो महर्षयः आयुक्कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादराः। इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ते चले जाना है, उसका मीनिंग नहीं पढ़ना है। मीनिंग नहीं आया तो भी जी चलेगा, सर। क्योंकि उसके पीछे भी शास्त्र है। मैंने जैसे बोला कि सूत्रों के पीछे उसकी साधना काम करती है। जब आवाज आ रहा जी है ना? सर।
हाँ सर, आ तो रहा है जैसे आवाज। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, महबूबा होगी, है ना, कोई गर्लफ्रेंड होगी आपका, कोई जी बॉयफ्रेंड सर। होगा आपको आपका, आप उसको क्या कैसे समझते हो? सिर्फ उसको प्यार तो नहीं करते, उसको समझते भी हो, अच्छी तरह से जानने की भी कोशिश करते हो। अगर आपने उसको जाना ही नहीं, सपोज उसको कौन सा दूसरे टाइप का ड्रेस पसंद है और आप ये आपको पता ही नहीं है और आपने उसको दूसरा ही कुछ तो गिफ्ट दे दिया, तो चलेगा क्या? जी सर। फिर भी वो गुस्सा हो जाएगी। नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। इस तरह से हमको हर एक एंगल से चरक को एक्सप्लोर करना है। उसको पारायण से भी समझना है, उसको हक करके भी समझना है और उसको ज्ञान से भी समझना है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट पहले उसको पारायण करे और रात में सोते वक्त उसको बस हक करे। कौन सा भी आपका फेवरेट गाना लगा दो अरिजीत सिंह का, इसको हक करो और वो लिरिक्स जो है उसको इसमें फील करो। थोड़ी देर के लिए आपकी गर्लफ्रेंड के जी लिए सर। भूल जाओ और समझ के चलो कि यही आपकी गर्लफ्रेंड है। ये और इसके पीछे साइंस है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो कोई बचकानी बात नहीं है। इट इज अ साइंस। जब आप जी किसी चीज सर। को हक करते हो तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है बॉडी। ऑक्सीटोसिन इज अ हग हार्मोन, जो मुन्ना भाई में करके दिखाया उन्होंने कि हग करने से क्या क्या होता है। तो एक बुक भी अगर आप पढ़ोगे तो द आर्ट ऑफ हगिंग करके एक बुक है कि हग करने का भी एक आर्ट है, उससे भी क्या क्या सिक्रीशंस होते हैं लाइफ में। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, हमें पता नहीं होता है। तो आप चरक को पहले तो आपका बेस्ट फ्रेंड बनाओ। माय फ्रेंड गणेशा करके पिक्चर आया था, वैसे माय जी फ्रेंड सर। चरका बनाओ आप उसको। उसके साथ शेयर करो अपनी बातें, सुख दुख सब शेयर करो उसके साथ। तो वो अपनी हर अंदर की बात, गुप्त बातें, सीक्रेट्स आपको साथ शेयर करने लग जाएगा। ऐसे सिर्फ एक महीने में होगा। ये चैलेंज देता हूं मैं आपको। अगर आपने एक महीना पारायण किया, 4-4 अध्याय रोज, और रात में सोते वक्त चरक को हक किया सच्चे दिल से, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा कि आप खुद भी सोच नहीं पाओगे। जी ओके। सर। जैसे अभी आजीविका है वो चरक से ही मिलने वाली है, तो उससे ही सबसे ज्यादा प्यार बिल्कुल। करना चाहिए। किसी एग्जैक्टली और से एग्जैक्टली। ज्यादा चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता, उनसे ही हमारा पहले जीवन तीन चलने चार वाला साल है। तो उसको ही प्यार करो, बाद में फिर बाकी गर्लफ्रेंड, बाकी की लाइफ पड़ी हुई है उनके लिए। जी सर। हम्म। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अलग अलग कल्प होते हैं, अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो उनकी स्टडी कैसे हम्म। करनी चाहिए? हाँ, अभी देखो, एक द्रव्य के बारे में बता देता हूँ, फिर एक कल्प के बारे में बताऊंगा। सपोज द्रव्य, एक द्रव्य लिया आपने, कोई भी धमासा। ये धमासा के बारे में आपको पढ़ाई करनी है, तो पहले देखो वो कहाँ कहाँ पर आया है। चरक संहिता में, अग्रय संग्रह में आया है क्या वो? अग्रय संग्रह पहले देखो। अग्रय संग्रह मतलब क्या है? कैप्टन ऑफ द टीम, इसमें वो सबसे बेस्ट है। तो अग्रय संग्रह में हाँ आया है, दुरालभा पित्त श्लेष्म प्रशमना नाम। कफ पित्त कम करने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो दुरालभा है, यानी कि धमासा है। फिर कौन से जी गण में सर। आए हैं क्या? देखो महाकषाय में तो आया है, हिक्का निग्रहण महाकषाय में आया है, कासहर महाकषाय में आया है, तृष्णा निग्रहण में आया है, अर्शोग्न में आया है। मतलब आपको इतना भी पता चल गया तो भी आप सिर्फ दुरालभा से ट्रीटमेंट कर सकते हो। कफ पित्त में अग्रय है पता चल गया, और अर्शोग्न महाकषाय में पता चल गया, तो कोई भी कफज अर्श हो, पित्तज अर्श हो, आप उसमें आंख बंद करके धमासा यूज कर सकते हो। जी सर। अच्छा, अगर आपका औषधि सेवन काल पता है तो आप और अच्छे से यूज कर सकते हो। अपान काल ये नाभि के नीचे की व्याधियों के लिए है, तो अर्श के लिए धमासा अपान काल में आप दे दीजिए, चूर्ण फॉर्म में, काढ़ा फॉर्म में या घृत के साथ। चरक ने देखिए पहले भेषज चतुष्क बताया है। मतलब क्या? पहले जो 4 अध्याय उसमें डायरेक्ट दवाई बताई है। कभी आपने सोचा है इसके बारे में कि बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में आया है, अभी तो एडमिशन लिया है उसने कॉलेज में मेडिकल के, और आते ही उसको एनाटॉमी नहीं सिखाया, फिजियोलॉजी नहीं सिखाया, आते ही उसको दवाइयां बताना शुरू कर दिया है भगवान चरक ने। जी कभी सर। सोचा इसके बारे में कि पहले ही अध्याय में कैसे बता दिया? दूसरे अध्याय में यवागु, चौथे अध्याय में महाकषाय, ये सब दवाइयां के नाम बता दिए। और बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में है, उसको ना तो बॉडी के बारे में ठीक से पता है और दवाइयां बताना शुरू कर दिया है चरक ने। ऐसा क्यों किया है भगवान चरक ने? तो ये मोटिवेशन है भगवान चरक का। उसने कॉन्फिडेंस दिया है बच्चे को। उनको भी मालूम है कि आयुर्वेद में आते हुए बच्चे डिप्रेस्ड होंगे, तो उसने पहले ही बता दिया कि तू डिप्रेस मत रहे, मेरे पास इतना खजाना है दवाइयों का, तू इसको डायरेक्टली यूज कर। फोर्थ अध्याय में तो वो ऐसा बोलते हैं कि मंदा नाम व्यवहार आय, बुधा नाम बुद्धि वृद्ध है। मंद लोग जो है या जिसकी बुद्धि कम है, हम सब मंद ही है, तो हमारी बुद्धि कम है, तो आप ज्यादा लॉजिक मत लगाओ। मैंने जो बताया वो 100% ट्रूथ है, आप डायरेक्ट यूज करो उसको। डायरेक्ट रेडी टू यूज फॉर्मूले दे दिए उन्होंने। और आगे जाके जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ेगा तो आप उसमें विवेक ला पाओगे कि कौन सा इसको कितने मात्रा में यूज करना है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले 1 महीने से प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना ताकत चरक देता है आपको। जी सर। हम्म। सर अभी हाँ, तो मैं मेरा बता रहा एक था, क्वेश्चन। कल्प के बारे में हाँ बता रहा सर। था ना। हाँ, तो जी सर। धमासा का एग्जाम्पल लिया, अग्रे में कौन सा आया है वो देख लिया, फिर कौन से गण में आया है, महाकषाय में आया वो देख लिया। फिर मॉडर्न का भी अध्ययन कर लीजिए कि धमासा के ऊपर क्या क्या स्टडी हुआ है अब तक। गूगल पे जाइए, रिसर्च ऑन जी धमासा, सर। रिसर्च ऑन
क्या कौन सा उसका नाम है, फैगोनिया क्रेटिका, कुछ लैटिन में फैगोनिया क्रेटिका का मॉडर्न रिसर्च क्या हुआ है वो भी देख लीजिए, तो उसमें आपको पता जी चलेगा। सर। फॉर एग्जाम्पल धमासा का ही देख लीजिए, धमासा का सबसे ज्यादा रिसर्च पाकिस्तान में हुआ है। तो पाकिस्तान वाले अच्छा। लोग सिर्फ बॉम्ब ही नहीं बनाते, वो द्रव्य में भी काम करते हैं तो दूसरा भी अच्छा। काम करते हैं, ऐसा पहली बार मुझे समझा। तो ऐसा अच्छा। है, अलग अलग तरीके से उसका अध्ययन किया जा सकता है। और कल्पा जी का सर। अध्ययन करना है, अभी बीच में मैंने एक पेप टॉक दिया था सीतोपलादी चूर्ण के ऊपर। तो कल्प का अध्ययन करते वक्त कभी भी पहला अधिकरण तंत्र युक्ति क्या है वो समझनी चाहिए। मतलब सीतोपलादी चूर्ण कहाँ पर आया है, चरक संहिता में वो कहाँ जी पर आया सर। है, तो राजयक्ष्मा चिकित्सा में आया है। राजयक्ष्मा चिकित्सा में कहाँ पर आया है, तो शोधन करने के बाद यदि कुछ बच जाता है तो ऐसी वात पित्तोत्तर अवस्था में वो आया हुआ है। तो सीतोपलादी चूर्ण सभी खांसी पे चलेगा ऐसा नहीं है, तो कौन सी अवस्था में कौन से अधिकरण में वो आया है ऐसा पहले अध्ययन करना है। हर एक कल्प को सूतशेखर कहाँ पर आया है, अम्ल पित्त में आया है। सूतशेखर की फलश्रुति में लिखा है कि पंच कासान पंच गुलमान हंती, तो हर एक कास पे चलेगा क्या सूतशेखर? अगर उन्होंने लिखा है पंच कास पे चलना चाहिए, लेकिन हर एक कास पे सूतशेखर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम अधिकरण से नहीं जाते। उन्होंने बताया कि ग्रहणी में वो सूतशेखर आया है, इसका मतलब ग्रहणी की वजह से, ग्रहणी खराब होने की वजह से यदि कास होने वाला है या हो रहा है तो ही उस कास पे वो चलेगा, बाकी कौन से भी कास पे नहीं चलेगा। तो अधिकरण पहले समझना है कल्प का। इस प्रकार से बहुत एंगल से कल्प के अध्ययन के। जी सर। हम्म। सर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अब इतनी यंग एज में आयुर्वेद को इतना जाना है, आयुर्वेद से इतना प्यार किया है, तो आपकी तरह आयुर्वेद को हम खुद के लिए मतलब पैशन कैसे बना सकते हैं सर? पैशन कैसे बना सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको चरक का मीनिंग बता देता हूँ। एक एकाक्षर शब्दकोश करके है एक, संस्कृत में। मतलब एक अक्षर का भी एक अर्थ होता है। जैसे च र क हुआ ना, जी सर। च का मतलब होता है चारित्र्य, र का मतलब होता है रमण्यते या आनंद, और क का मतलब होता है ज्ञान। बराबर? जी ज्ञान यानी सर। कि ब्रह्म। तो जो ज्ञान आनंद चारित्र देता है वो चरक है। मतलब सब कुछ ना, ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। चरक लास्ट के सिद्धि स्थान में कहते हैं एकस्मिन अपि शास्त्रे लब्धास्पदा मति, मतलब सिर्फ तुमने मुझे भी समझ लिया तो बाकी के शास्त्र तुम ऐसे समझ जाओगे। अगर चरक जिसको समझ लिया वो, उसको सीखना है ड्राइंग तो ड्राइंग सीख सकता है, डांस सीखना है डांस सीख सकता है, फास्ट सीखेगा एकदम, उसका 4G 5G स्पीड से सीखेगा। क्योंकि चरक इस तरह से सॉफ्टवेयर बना देता है अंदर कि वो कुछ भी सीख सकता है। आप अगर मेरा वीडियो इस पे जाओगे चैनल पे, यूट्यूब पे, ट्रू आयुर्वेद एंड इंडियन जी सर। फिलोसॉफी, ये मेरा चैनल है, तो उस पर आप देखो मैंने क्या क्या वीडियोस डाले हुए। मैंने ताश के कुछ ये डाले हुए कि पत्तों की कुछ जादू डाली हुई है, वॉयलिन प्ले किया हुआ है, कुछ राजेश खन्ना की मूवीज के नाम बताए हुए हैं। तो ये मेरी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि अगर चरक को आप सीख लो तो वो अपने को इतनी ताकत देता है कि आप दूसरा भी जो कुछ चाहोगे वो सीख सकते हो लाइफ में, और बहुत फास्ट सीख सकते हो। एकस्मिन अपि जी शास्त्रे सर। लब्धास्पदामति, एक इसको समझ लो, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित। इसमें जो लिखा हुआ है ना वो दूसरा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, या इसमें जो लिखा हुआ है उसका ही एप्लीकेशन हर जगह पर है दुनिया में। जी सर। ये करो, फिर जो मैंने चीजें बताई है बार बार वही जो मैंने किया हुआ है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। पारायण करो रेगुलरली, भक्ति करो उसकी, फिर उसको पढ़ो अलग अलग संदर्भ में, चक्रपाणी टीका पढ़ो। एक आरएवी का बुक आता है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता होगा कि संस्कृत कैसे पढ़े, तो आरएवी की चरक संहिता आती है जिसमें 4 वॉल्यूम से बड़े बड़े, उसमें चक्रपाणी का भाषांतर दिया हुआ है। चक्रपाणी ने 10 जो मिनट जो हो बातें गए। संस्कृत में बताई है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो जिसको पढ़ना है वो तो बहुत इजीली पढ़ सकता है। फिर उस चरक का एक एक सूत्र पढ़ो, उसका मीनिंग पढ़ो, फिर चक्रपाणी की भाषांतर टीका पढ़ो। ऐसा करके भी आपने 6 महीने भी किया तो 6 महीने में बस। पूरी चरक संहिता आपकी एक टाइम में रीडिंग हो जाएगा। हम्म। जी सर। और शिद्दत से करो, पैशन बनाओ उसको। आयुर्वेद जब तक आपका पैशन नहीं बनेगा ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको हरभजन बनना है लाइफ में या विराट कोहली बनना है, ये डिसाइड करो। दोनों आपके हाथ में, हरभजन सिंह भी बन सकते हो, विराट कोहली भी बन सकते हो। जी तो सर। नॉर्मल चलोगे, सिर्फ धंधा पानी करने के लिए चरक करोगे तो भी वो आपको पैसे तो देगा ही। वो तो सबको देने ही वाला है कुछ ना कुछ, वो तो देने के लिए बैठा है। आप क्या लेकर खड़े हो उसके ऊपर है। बारिश हो रही है ऊपर से, आपके हाथ में चम्मच है तो उतना ही भरेगा, कटोरी है तो उतनी भरेगी, बाल्टी लेकर बैठे हो तो बाल्टी भरेगी, स्विमिंग पूल बना के रखा है तो पूरा स्विमिंग पूल भर जाएगा। तो आप आपका जी सर। सामर्थ्य बढ़ाओ, आपका हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ाओ। तो जितना आप खुद को बड़ा करोगे उतना वो आपको मिलता चले जाएगा। जैसे अभी मैंने पेप टॉक चालू किए तो जितना मैं दे रहा हूं ना आपको, उससे ज्यादा मुझे मिलता चले जा रहा है अपने आप। ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि वो मुझे दे रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें, तो मेरा ज्ञान तो बढ़ ही रहा है क्योंकि मैं दे रहा हूं।
जी सर। तो ये गिव एंड टेक का सर्कल बना लो। अभी जैसे मैंने आपको कुछ अच्छी चीजें बताई आपको, तो आप क्या करो, जानबूझ के शेयर करो 3 लोगों के साथ, 3 आपके दोस्तों को पकड़ो, जय हो की मेथड है ना सलमान खान की, 3 लोगों को पकड़ो और हाँ उसको अच्छी सर। चीजें बताओ इसमें की, उनको बोलो कि हेमंत सर करके ऐसा है, ऐसा ग्रुप चला रहे हैं, उसमें ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। मयूर सर करके जी है, सर। उनका चैनल ज्वाइन करो। तो ऐसे करके आप चेन बनाओ ना, आयुर्वेद की चेन अगर हम ऐसे बनाते हैं तो सोचो हम किस लेवल पे जाएंगे। अगर आपका ही ये चैनल चल रहा है अभी समझो इंस्टाग्राम पे, अगर इसमें से 1000 लोग हैं, ये 3-3 लोगों को भी ये बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, और वो एक एक लोग भी 3-3 लोगों को बता देता है, तो 2 महीने में हमारे इतने व्यूज हो जाएंगे, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे कि हम जी गवर्नमेंट ऑफ सर। इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं कि हम इस मेथोडोलॉजी से काम करते हैं, इस तरीके से हम आयुर्वेद को प्रोपोगेट करते हैं। तो सोचो कितना सामर्थ्य है। ये सिर्फ पैशन के सही बात बलबूते है पे आ सर। सकता है। लव आयुर्वेद जी और सर। स्प्रेड आयुर्वेद, पागलों की तरह स्प्रेड करो ना, उसमें क्या बिगड़ता है। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा बिजनेस करना चाहिए, आयुर्वेद को फैलाना चाहिए, तब वो बढ़ेगा आगे। जी सर। अच्छी बात है, वो हम्म। स्प्रेड करनी चाहिए, आपकी बात सही है। हम्म। सर डॉक्टर एकता यादव है, उनका एक क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में सर हम्म। हम सभी स्टूडेंट डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद बराबर की है। मतलब आयुर्वेद की तरह कैसे डायग्नोस करना चाहिए सर? हम्म। पहले तो एक श्लोक समझ लो, दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्विम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक्तिदाः। ये भागवत में दिया हुआ श्लोक है। तो ये 10 पैरामीटर्स पे आपको परखना है। दुष्य मतलब पहले आपको धातु पता चाहिए, नॉर्मल धातु के जी कर्म क्या सर। है, उसकी क्षय के वृद्धि के कर्म क्या क्या है। देश, देश मतलब क्या, आतुर देश, और मतलब कौन से जगह पे उसको व्याधि हुआ है, शिरश्शील हुआ है तो कौन से स्थान पे, और कौन से स्थान पर, मतलब मुंबई में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, बैंगलोर में हुआ है, कहां पर वो व्याधित हुआ है। तो दुष्य देश। बल, उसका बल कितना है, व्यायाम कर सकता है या नहीं, या थक जाता है जल्दी। दुष्यम देशम बलम कालम, कौन सा काल चल रहा है अभी, हेमंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। अनल, अग्नि कैसी है उसकी, अग्नि मतलब अग्नि अभ्यवरण शक्त्या जरण शक्त्या, दोनों तरीके से अग्नि का परीक्षण होता है, कितना जी खा सर। सकता है और कितना पचा रहा है। कोई कोई लोग खाते ही जी कम है सर। तो उनका पचन आसानी से हो जाता है। आइडियली दोनों चाहिए, हम्म। अच्छी चाहिए, उसका अभ्यवरण भी अच्छा चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए, और पचाने का सामर्थ्य भी अच्छा चाहिए। तो ऐसे जी 10 सर। फैक्टर्स है और भी। तो ऐसे सब फैक्टर्स का आप स्टडी करो, उसमें से आप पेशेंट का हिस्ट्री लेते चले जाओ कि ये 10 फैक्टर्स में क्या क्या कहां पर विकृति है, और हर एक फैक्टर को करेक्शन करते जाओ, तो अपने आप आगे बढ़ पाओगे आप। और त्रिविध परीक्षा तो जी सर। बताइए, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही एकदम सिंपल बताए हैं। पहला दर्शन, पेशेंट आएगा ना तो उसको कुछ मत पूछो, 5 मिनट सिर्फ देखो उसको, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, आंखें कैसी है उसकी, कैसे बैठ रहा है, जी सर। ये सब ऑब्जर्व करो, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो उसकी। फिर जिस स्थान पे उसको विकृति होगी, सपोज स्किन डिजीज देख के आया है, सिर्फ उसको देखो पहले 2 मिनट, कहां पर है एग्जैक्टली, कैसा है, एक थोड़ा पॉज करो, देखो। फिर स्पर्श करो उस जगह पर, उष्ण है, शीत स्पर्श है, कौन से भाग पे क्या स्पर्श है, उसको फीलिंग है क्या नहीं, निडल डाल के टच करके देखो। स्पर्शन करो, उसको स्पर्श करो प्यार से, पहले पहले उसके पीठ पे हाथ लगा दो कि तू ठीक हो जाएगा भाई, मेरे पास आया है ना, यू विल बी ऑल राइट। उसको ऐसा करो, आश्वासन करो, पहले उसको आश्वस्त कर दो। दर्शन हो गया, जी सर। स्पर्शन हो गया, फिर प्रश्न पूछो। उसके बाद उसको पूछो, आते ही उसको मत पूछो कैसे आ गए, मेरे पास किसने भेजा, क्या हो रहा है आपको। थोड़ा रुको, ठहराव लाओ जिंदगी में, आराम से जाओ, दर्शन से जाओ, स्पर्शन से जाओ, फिर प्रश्न पूछना शुरू करो उसको। ऐसे अलग अलग छोटी छोटी जी सर। टेक्निक्स यूज करो, सब चीजें समझ में आती चली जाएगी। सर कल्पेश जी कर एक व्यूअर है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है हाँ। कि हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन लोगों को ट्रीटमेंट के साथ फास्ट फूड ये सब भी बाहर का खाना है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम्म। कैसे कर सकते हैं सर? बराबर। मतलब अभी दोनों चीजें हैं। कुछ लोगों को तो आपको निदान परिवर्जन जो आपके हाथ में है, जो प्रवर सत्व के पेशेंट है वो आपका सुनने ही वाले हैं, उनको तो बोलना ही है जी सर। कंपलसरी कि आप चीजें बंद कर दो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और कुछ अवर सत्व के, मध्य सत्व के होंगे, वो आपका सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं हम तो ये विरुद्ध आहार करेंगे ही, आप आपकी दवाइयां चलाते रहो। तो ऐसे पेशेंट ज्यादातर अपने पास ऐसे ही पेशेंट आएंगे कि जो विरुद्ध आहार कंटिन्यू करते रहेंगे और दवाइयां चलाते रहेंगे। तो उनको एटलीस्ट इतना बोलना है कि आप ठीक है भले ही ऐसा करो, लेकिन एक शोधन साल भर में, एक वमन या एक विरेचन ऐसा लेते चले जाइए आप, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और कंप्लीट रिजल्ट चाहिए, शोधन भी नहीं करना है, तो फिर आपको फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा। तो जी सब सर। कुछ उनके पैरामीटर से नहीं चलेगा, कुछ कुछ चीजें अपने पैरामीटर से भी करनी पड़ेगी। और उसको कन्विंस करो जी ना, सर। आप कन्विंस करो कि ऐसा ऐसा
हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हाँ सर बोलिए। तो आप, हाँ, हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है क्या आयुर्वेद में? हमारे पास टीम वर्क नहीं है, जो कि मॉडर्न में है ना? जी सर। हाँ सर। अभी जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को कभी डिप्रेशन नहीं आता है कि मुझे सिर्फ हार्ट का ही समझ में आता है, मुझे आंखों का समझ में नहीं आता है, मुझे दांतों का समझ में नहीं आता होता। ऐसा कभी कार्डियोलॉजिस्ट को देखा है डिप्रेशन में? नहीं सर। वो उसकी कभी नहीं। स्पेशलिटी प्रैक्टिस है। कभी नहीं, वो डिप्रेस कभी नहीं होगा। हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है हमें सब कुछ आना चाहिए, आंखों का भी पता होना चाहिए, नाक का भी, दांतों का भी, सबका ही पता होना चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हर एक का अपना यूएसपी है, हर एक के पास अपनी अपनी खूबी है। हेमंत सर को द्रव्य गुण अच्छा समझ में आता होगा, मुझे मन सत्व का अच्छा समझ में आता होगा, यहाँ पर शिल्पा मैम है, जी सर। उनको अग्नि के बारे में अच्छे से समझ में आता होगा। तो हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। अगर हम ऐसे टीम बना ले तो जो भी पेशेंट अपने पास आएगा उसको छोड़ना ही नहीं। ये लोग क्या जी करते हैं, सर। काटते हैं पेशेंट को, इधर से उधर उसको भेजते रहते हैं और आपस में खाते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें अच्छी तरीके से करना है। हमें भी उसको सर्कुलेट ही करना है, लेकिन अच्छे मिशन के साथ। इसको पूरी तरह से कैसे ठीक करें? अभी सपोज हेमंत सर के पास कोई पेशेंट आया और उनको लगा है कि मैं काउंसलिंग में कम गिर रहा हूँ, तो उसमें तुरंत उन्होंने मुझे फोन कर देना चाहिए, पेशेंट सर आप इसको काउंसलिंग कराओ, एक बार वीडियो कॉल से कराओ, खुद कैसे भी कराओ, काउंसलिंग कराओ, बाकी जी का मैं सर। देख लेता हूँ। मेरे पास कोई बराबर। पेशेंट आया, मैं मुझे द्रव्य गुण का मुझे खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी का इसका अमृता चाहिए। मेरा कोई फ्रेंड होगा जिसके पास अच्छी क्वालिटी की अमृता मिल रही है, तो मैं उसको फोन करूंगा, भाई मुझे अमृता भेज दे अच्छी क्वालिटी की। और ऐसा हम टीम वर्क अगर बना देंगे तो हमें कभी भी लो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्योंकि हमें लगे, पता ही रहेगा कि मेरे पास नहीं है सोल्यूशन, तो मेरे दोस्त के पास तो है ही इसका सोल्यूशन। तो जी सर। कौन सा भी पेशेंट होने दो ना, जुकाम से लेकर कैंसर तक का कोई भी पेशेंट रहने दो, हमारे पास उसके आंसर्स रहेंगे। उसको रिलीफ मिले या ना मिले वो अलग बात है, क्योंकि वो रिलीफ मिलना वो उसके ऊपर बहुत अलग फैक्टर्स काम करते हैं। उसके कर्म जी है, सर। दैव व्यपाश्रय है, बहुत सारी चीजें काम करती है, लेकिन हम ऐसा टीम वर्क तो बना ही सकते हैं। सर डॉक्टर रोहिणी शर्मा जी है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नाड़ी हाँ, परीक्षा का डायग्नोसिस में क्या महत्व है और उसका अध्ययन कहाँ से करना चाहिए अच्छी तरीके से करना हो तो? अच्छा। अभी देखो, नाड़ी परीक्षा के बहुत अलग अलग प्रकार से किया जाता है। रावणकृत नाड़ी यंत्र है, रावणकृत नाड़ी परीक्षा का पुस्तक है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें से अध्ययन हो सकता है। अभी मैंने जिनसे नाड़ी परीक्षा सीखी है वो मेरे गुरु तपन कुमार वैद्य है, अहमदाबाद से। जी तो सर। उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया है उस नाड़ी परीक्षण की पद्धति को। कभी हम आगे जाकर वो उसके ऊपर लेक्चर लेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, तीनों उंगलियों के वात पित्त कफ, आपको तो पता ही है कि ये कफ की उंगली है, पित्त की है, वात की। तो इसको फिर से 5 भाग में जी सर। डिवाइड कर दिया है, प्राण, उदान, समान, अपान, और हर जगह पे स्पर्श लगे तो व्यान। वैसे ही पाचक, अच्छा। रंजक, साधक, भ्राजक, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, हर जगह स्पर्श लगे तो भ्राजक। इस प्रकार से वो किया है। फिर से उसको धातुओं के बेस पे भी किया है कि किस प्रकार का फील आता है। सपोज ये जो पेंसिल है, इसके जी पॉइंट का सर। फील आता है तो रक्त की नाड़ी है, इसके इधर का फील आ रहा है ऐसे वाला, तो ये रस की नाड़ी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ अपने ये बनाए हुए हैं। जी सर। तो ऐसा है। अभी बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नाड़ी जो है ये चरक में दिया हुआ ही नहीं है आयुर्वेद में, बराबर है ना? नाड़ी परीक्षण कहीं पर भी नहीं है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट में नहीं है। लेकिन जी हमारे सर। इसमें ये तो बताया गया है, दर्शन स्पर्शन परीक्षा ही, स्पर्शन परीक्षा बताई गई है। तो नाड़ी क्या है? स्पर्शन परीक्षा है। तो हम इसको अन्य शास्त्र का आधार लेकर उसको स्पर्शन परीक्षा से विकसित कर सकते हैं। जी तो सर। नाड़ी से बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है, लेकिन सिर्फ नाड़ी से कुछ नहीं समझ में आता। आयुर्वेद ने कभी भी, चरक ने कभी भी एकांतवाद का आग्रह नहीं किया है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नाड़ी से सब कुछ समझ में आ जाता है, तो ये गलत है। नाड़ी एक एस्पेक्ट है, 5%, 10%। और ऐसे अनेकांतवाद से 10-12 एस्पेक्ट जब आप देखोगे, दुष्य, देश, बल, काल, वो सबको जब आप कंबाइन करोगे, उसकी जब युक्ति करोगे, योजकः तत्र दुर्लभः, युक्तिज्ञ सब तिष्ठ्युत्य परियुक्तिज्ञ, इस प्रकार से जब युक्ति करोगे, सब चीजों को जब कंबाइन करोगे, उसके बाद जो निकलेगा बाहर वो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आप जो वर्कशॉप चलाते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, स्टूडेंट को ज्वाइन होना हो तो। हाँ, तो अभी हमने क्या किया है, डिवाइन डिवाइन नेतृत्व वैद्यत्व। करके वर्कशॉप चलाते हैं। हाँ, तो ये वर्कशॉप में क्या है कि यही जो चीजें मैंने आज सबको बताई है, कि मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारी चीजें जो कॉलेज में आपको सीखनी चाहिए या मिलना चाहिए आपको, वो नहीं मिल रहा है।
तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है, हमें उसमें जाना नहीं है। तो हमने क्या किया है कि 1 महीने का ऐसे फिलहाल ग्रुप 10 मिनट बनाया का हुआ है जिसमें हम जी जिसमें सर। हम क्या करते हैं बेसिकली कि पारायण करते हैं साथ में मिलकर। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी फीस रखी हुई है कोई 2000 रुपीज। तो जी आप सर। उसमें ज्वाइन कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए वो पैसे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप मुझे बोलिएगा, या तो मैं मनी बैक गारंटी भी देता हूँ, आपको पसंद नहीं आया तो बाद में फिर से मुझसे ले लेना। लेकिन पैसे दो जी सर। उसमें, क्योंकि पैसे देने से आपका कमिटमेंट हो जाता है। जब आप फ्री में कोई चीज लेते हो तो कमिट नहीं करते हो, तो खुद को कमिटमेंट करने के लिए पैसे दो। ओके। तो उसमें हम वैसा ग्रुप चला रहे हैं जिसमें हम रोज सुबह पारायण करते हैं। ग्रुप से जब काम करते हैं ना, तो वैद्य समूह निस्संशय करा नाम, इसे चरक ही बोलते हैं कि जब एक वैद्य समूह साथ में काम करता है तो किसी भी चीज जी का सर। प्योर नॉलेज हमको मिलता है। तो साथ में काम करते हैं, साथ में ब्राह्मण मुहूर्त पे उठते हैं, कुछ मोटिवेशनल ऑडियोज वीडियोज में कंटिन्यूस उसको भेजता रहता हूँ। हर एक जी दिन हर सर। एक कल्प का कुछ पेप टॉक होता है 15-20 मिनट का। जैसे सीतोपलादी का हो गया, आज धमासा का हो गया। इस प्रकार से अलग अलग दिया जाता है। फिर जूम मीटिंग्स होती है हर एक वीक में, जहां पर कुछ अलग विषय लेकर हम आधा पौन घंटा बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी सर। मिशन ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर मिशन ऑफ लाइफ, हाउ टू गेट योर मिशन ऑफ लाइफ। जो कुछ मोटिवेशनल बातें वहां पर शेयर होती है, ऐसा जी सर। कंटिन्यूस शेयर होते रहता है उसमें। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को फुल फ्लेज जीने का वो एक माध्यम हमने बनाया हुआ है। फिलहाल 1 ही महीने का कोर्स है। अगर भगवान चरक की इच्छा रही, आप सब लोगों का जुड़ाव रहा, तो हम 1 साल का बनाएंगे उसे। और 1 साल हम जी इतना सर। शेयरिंग करते रहेंगे आपस में, तो सोचो किस तरह के वैद्य हम बनेंगे। सर ना आपकी हमें पेप टॉक सुन अहंकार के भी होगा, ना बहुत हमें सारा कुछ ज्ञान होगा। मिलता है। सभी स्टूडेंट बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि ये पेप टॉक कौन बनाता है, डॉक्टर मयूर मयूर हम्म। सुराना कौन है। आपकी पेप टॉक सुन के बहुत सारा नॉलेज मिलता है सर। अगर आपसे लेकिन जुड़ेंगे मैं तो चाहता हूँ और कि फायदा होगा। जी हाँ, सर। मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे इसको पैशन बनाया ना, वैसा हर एक स्टूडेंट इसको पैशन बनाए। तो जी मैं तो सर। कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे ऐसे तो बहुत दिग्गज बैठे हुए हैं आयुर्वेद में। मैं तो सिर्फ आपके सामने आया हुआ हूँ। जो नहीं आए आपके सामने वो तो बहुत बैठे हुए हैं। तो मैं, अगर अच्छा। मैं ऐसा इतना कुछ कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी संस्कृत पता था, मुझे भी संस्कृत नहीं आता, अभी भी नहीं आता है। तो मैं अगर इतना अचीव कर सकता हूँ तो आप भी अचीव कर सकते हो। सिर्फ मैंने जो प्रिंसिपल्स यूज किए उसको फॉलो करो, उससे ज्यादा आप अचीव कर पाओगे। जी सर। हम्म। सर और कुछ आपको बोलना होगा? हमारे क्वेश्चन सभी कवर बस हो गए, भाई जो जो लास्ट पॉइंट में हमने। क्वेश्चन कवर हो गए। ओके सर लास्ट तो। में कुछ नाना पाटेकर का डायलॉग बोल देता हूँ। जी सर बोलिए। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। सुना है डायलॉग? माधुरी दीक्षित के लिए बोलता है। जी कैसे सर बताऊं मैं सुना तुम्हें तो मेरे है। लिए तुम कौन हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, सांसों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वही। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तुम्हें कुछ भी नहीं। ऐसी हमारी हालत होनी चाहिए। हर जगह चरक दिखे, हर बात में चरक नजर आए, हर चीज में आयुर्वेद नजर आए, तो हर चीज पॉसिबल है। ओके। थैंक यू सर। यस बॉस। ओके, थैंक यू वेरी सर मच। ये अब आपका यू ऑल। डायलॉग मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा सर। ये मैं कौन सा क्रिकेट जीवन डायलॉग? में ये जो आपने अभी लास्ट नाना पाटेकर का डायलॉग जो चरक संहिता है आयुर्वेद के लिए कहा था, तो उसी तरह मैं अपने जीवन में भी अपनाना चाहूंगा सर। यस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे तो आपसे इंस्पिरेशन मिला कि आप सेकंड ईयर में हो ना? सर मैं फाइनल ईयर की एग्जाम 6 बार पोस्टपोन हो गई फाइनल है ईयर अभी में? मेरी, इसलिए थोड़ा बहुत ये अरे कर रहा बाप रे। था। लेकिन आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत यंग एज में कर रहे हो। और ज्यादा बढ़ाओ आयुर्वेद को। पैसे के पीछे मत जी भागो, सर। कामयाबी के पीछे मत भागो, अपने आप आएगा पैसा पीछे। 3 इडियट्स में वही तो सिखाया है उन्होंने, और राइट टाइम पे वो मूवी आई भी है। हमारी जनरेशन के लिए जी बहुत सर। अच्छी मूवी है वो। कि आप जी सर। आपका बेस्ट दो, पैशन के पीछे भागो। और पैसा क्या, सब कुछ पीछे आता है दौड़ के। पैसे के पीछे मत भागो, थोड़ा टाइम दो खुद को, सब मिलता है बाद में। ओके सर। सर ओके थैंक यू मेरे पेज यस ऊपर आने यस, के लिए, थैंक एंशियंट डॉट आयुर्वेदा पेज के लिए। यू। यस बॉस। जो व्यूअर है उनको बहुत ही आपके आपके जो प्रवचन सुन के बहुत ही फायदा हुआ है। ठीक है सर, तो हम ये सेशन को अभी यहाँ पे थैंक एंड यू। करते हैं। यस। और मैं ओके, थैंक यू सो मच। सभी को बोलूंगा सर कि आपके साथ ज्वाइन हो जाए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो व्यूअर है अभी। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो है जो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट, आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए। थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण इसको हमें 2 पार्ट में सेव करना पड़ा, IGTV पे हमने ये सेव कर देंगे अभी। तो आप ये वीडियो है आपके स्टूडेंट, आपके क्लासमेट है, आपके दोस्त है, आपकी टीचर्स है, फैकल्टी है,
आप भी अपना नॉलेज इस पेज पे आके शेयर कीजिए। यहाँ पे सभी को आने के लिए छूट है। और नेक्स्ट लाइव वीडियो के लिए पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा, पोस्टर में यहाँ पे पब्लिश करता रहता हूँ। ठीक है, सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ अगेन। और इस पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू रोहिणी जी। ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।